हेलो स्टूडेंट्स, शिक्षा कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आइए स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 सब्जेक्ट फिजिक्स यूनिट फर्स्ट स्थिर वैद्युतिकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चैप्टर 1E वैद्युतावेश युग्म क्षेत्र के अंतर्गत अक्षीय स्थिति का व्यंजक देखते हैं। ठीक है, आइए हम देखते हैं नया सेशन 2021-22 के लिए फिजिक्स 12th की क्लास अक्षीय स्थिति का व्यंजक। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे वैद्युत विध्रुवों की मानक स्थितियों के बारे में हम पढ़ेंगे। वैद्युत विध्रुव की दो मानक स्थितियाँ होती हैं। ठीक है, एक है अक्षीय स्थिति और दूसरी है निरक्षीय स्थिति। तो ये मानक स्थितियाँ के मतलब क्या है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। देखो, वैद्युत विध्रुवों के बारे में तो हमने पढ़ा है। वैद्युत विध्रुव किसे कहते हैं आपको पता ही है कि मान लेते हैं यहाँ पे एक प्लस क्यू आवेश है और यहाँ पे माइनस क्यू आवेश है। ठीक है, तो इन दोनों आवेशों को मिला देते हैं हम। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, वैद्युत विध्रुव। मतलब कि जब दो समान परिमाण के आवेश, ठीक है, कुछ दूरी पर, मतलब मान लेते हैं 12 दूरी पर स्थित होते हैं, तो इनको हम वैद्युत विध्रुव कहते हैं। अब इसकी मानक स्थितियाँ होती है दो, एक होती है अक्षीय स्थिति और एक है निरक्षीय स्थिति। तो भाई अक्षीय स्थिति में क्या होता है, तो अक्षीय स्थिति में जब कोई बिंदु जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है वह वैद्युत द्विध्रुव अक्ष पर अक्षीय रेखा पर स्थित होता है, तो उस बिंदु को अक्षीय स्थिति में कहा जाता है। फिर से परिभाषा पढ़ते हैं। देखो, जब कोई बिंदु जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है वह वैद्युत विध्रुव अक्ष पर अक्षीय रेखा पर स्थित हो, तो उस बिंदु को अक्षीय स्थिति में कहा जाता है। देखिए, ये डायग्राम है आपके पास में। ठीक है, इस डायग्राम में जो है यहाँ पे Q1 है और यहाँ पे क्या है, Q2 है। ठीक है, और इसके ये बिंदु P है। तो ये बिंदु पर हमको क्या निकालना है, इसी बिंदु पर हमको क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। देखो, कहीं भी निकाल सकते हैं, इधर निकाल सकते हो आप, इधर निकाल सकते हो, इधर निकाल सकते हो, किधर भी, क्योंकि देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकाल, मतलब की परिभाषा ही क्या थी भाई, जब परीक्षण धनावेश को हम वैद्युत क्षेत्र में लाते हैं तो परीक्षण धनावेश जितने बल का अनुभव करता है उसे हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, इसको हम यहाँ लाएंगे, अब कहीं से भी ला सकते हैं हम, यहीं से एक बिंदु से आवेश उठाकर दूसरे बिंदु तक भी ले जा सकते हैं। तो इस तरह से वैद्युत क्षेत्र में हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग अलग स्थितियों में ज्ञात कर सकते हैं। मान के चलो हम अक्षीय रेखा, मतलब ये मिलाने वाली रेखा को हम क्या बोलते हैं, अक्षीय रेखा। अक्षीय रेखा पर ही स्थित हो। देखो, ये बिंदु अक्षीय रेखा पर स्थित है ना, बिंदु P। ठीक है, ये बिंदु P कहाँ पर स्थित है, अक्षीय रेखा पर, तो उस बिंदु को अक्षीय स्थिति में कहा जाता है। और निरक्षीय स्थिति की बात करते हैं हम। देखो, निरक्षीय स्थिति में क्या होता है, जब कोई बिंदु जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है वह वैद्युत विध्रुव के अक्ष के निरक्षीय रेखा पर स्थित होता है। ठीक है, मतलब देखो यहाँ पे ये अक्ष, ये देखो, ये आपको दिख रहा है चित्र के अकॉर्डिंग, आप चित्र में देखिए ध्यान से, ये एक अक्ष है और हमने देखो इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी, मतलब यहाँ पे ही है बिंदु P, है ना। तो इस बिंदु P पर हमको क्या निकालनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये अक्ष से ये इस तरफ है या इस तरफ भी हो सकता है, तो इसको हम कहते हैं निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब निकालना, या निरक्षीय स्थिति का व्यंजक। ठीक है, कहीं पर भी इसके चारों ओर हम किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात कर सकते हैं। तो ये है भाई वैद्युत विध्रुव की दो स्थितियाँ, अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति। सिंपल सी बात है, चित्र में देखो, अगर मान लो हम अक्ष पर ही कोई बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं द्विध्रुव के कारण, ठीक है, तो हम उसको बोलते हैं अक्षीय स्थिति। और जब हम
अक्ष से ऊपर या नीचे की ओर निकाल रहे हैं तो उसको बोलते हैं हम निरक्षीय स्थिति। तो आइए स्टूडेंट्स हम पढ़ते हैं क्वेश्चन। अक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये प्रश्न जो है पिछले बार 2020 में पूछा था स्टूडेंट्स। ये प्रश्न अक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना, यानी कि ज्ञात कीजिए। कौन सी स्थिति में? अक्षीय स्थिति में। किसके कारण उत्पन्न होगा विद्युत क्षेत्र? वैद्युत द्विध्रुव के कारण। स्पष्ट सी बात है, वैद्युत द्विध्रुव नहीं होगा तो विद्युत क्षेत्र होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। तो अब हम देखते हैं कि अक्षीय स्थिति में किस तरह से हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एक वैद्युत द्विध्रुव बनाना है। ठीक है, देखिए इस तरह से हम क्या कर लेते हैं, एक वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, माना यहाँ पे इस बिंदु को हम ए नाम दे देते हैं, या हम इसको बी नाम दे देते हैं और इसको ए नाम दे देते हैं। ए पर है प्लस क्यू आवेश और बी पर कौन सा आवेश है? माइनस क्यू आवेश। भाई दोनों के बीच की दूरी क्या होती है? आपको पता ही है, दोनों के बीच की दूरी 2L होती है। जब हम इनको आधे भाग में बांटेंगे तो आधा L और ये L, मतलब L और L मिलकर क्या होते हैं? 2L होते हैं। तो इस रेखा को, यानी कि इस वैद्युत द्विध्रुव के को अगर हमने दो भागों में बांट दिया और उसको हमने O नाम दे दिया, तो इसके कितने हिस्से हो जाएंगे? 2L के 2 हिस्से, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक के भी L और यहाँ से लेकर के भी यहाँ तक के L। तो L और L को अगर जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 2L। ठीक है, तो इस तरह से हमने मान लिए कि इन दोनों के बीच की दूरी 2L है। अब हम मान के चलते हैं कि ये वाला जो बिंदु O है ना, इस बिंदु O से, ठीक है, कुछ निश्चित दूरी पर, ठीक है, और उस दूरी को हमने क्या नाम दे दिए? R। तो मान लेते हैं, देखो ये बिंदु O है, देखो, और ये देखो बिंदु O। तो बिंदु O से R दूरी पर हमने एक बिंदु क्या मान लिए? P मान लिए। मतलब हमने यहाँ पर एक बिंदु क्या मान लिए? P। कहाँ से माने हमने? बिंदु O से, इस बिंदु से। ठीक है, इस बिंदु से R दूरी पर, कितनी दूरी पर? R दूरी पर एक बिंदु P है और इसी बिंदु पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो भाई स्पष्ट सी बात है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर भी उत्पन्न होगी और इधर भी, दोनों साइड में। तो अब दोनों का परिणामी कैलकुलेशन इस बिंदु P पर करना पड़ेगा। तो हम इसको मान लेते हैं E1 नाम दे देते हैं और इस दिशा में जो उत्पन्न होगी उसको E2 नाम दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे E1 और ये E2। तो इस तरह से जो है आपको डायग्राम को तैयार करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको क्या लिखना है? सबसे पहले देखो, उत्पत्ति में माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है। देखो आपको चित्र में ये द्विध्रुव नजर आ रहा है, ए और बी। ए बी क्या है? एक वैद्युत द्विध्रुव है। ए पर कौन सा आवेश है भाई? प्लस क्यू आवेश, तथा बी पर माइनस क्यू आवेश है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है? 2L। ठीक है, क्या है दोनों आवेशों के बीच की दूरी? 2L। वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से, देखो ये मध्य बिंदु O है, O से कितनी दूरी पर? R दूरी पर क्या है? कोई बिंदु P है। ठीक है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बहुत सरल है। सबसे पहले तो आपको चित्र को देखना है। ठीक है, चित्र को देखते हुए ही आपको उसका वर्णन करना है और आपको लिखना है कि यहाँ पे वैद्युत द्विध्रुव क्या है, किसके ऊपर कौन सा आवेश है, मध्य बिंदु O से R दूरी पर हमने क्या माने, कौन से बिंदु माने, कहाँ से। तो इस तरह से ये चित्र को आपको समझना है। ठीक है, तो फिर से आप चित्र को देखकर एक बार वर्णन कीजिए। देखो, माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसके बीच की दूरी 2L है। मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, इसी पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो ये देखो, ये इसका वर्णन हुआ चित्र का। अब हम देखते हैं कि बिंदु A पर प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। भाई स्पष्ट सी बात है, यहाँ पे बिंदु A के कारण जो है A पर कौन सा आवेश है? प्लस क्यू। तो A जो है ये बिंदु P पर, मतलब यहाँ पे बल लगेगा, तो इस पर हम क्या निकालते हैं?
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। किस पर? बिंदु P पर। उसी प्रकार हम बिंदु B पर माइनस Q आवेश के कारण भी बिंदु P पर हम क्या निकालेंगे? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्या करना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए बिंदुओं का वर्णन करना है। देखिए, तो पहला पॉइंट क्या हो जाएगा? बिंदु A पर प्लस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कौन से आवेश के कारण? प्लस Q आवेश के कारण। तो हमने इसको क्या नाम दे दिए? E1। E1 बराबर 1/4πε0 के इंटू Q अपॉन AP का स्क्वायर, AP दिशा में। तो भाई AP दिशा में कैसे लिखे हमने इसको? देखिए, E1 की बात हो रही है ना, यहाँ पे किसकी बात हो रही है? E1 की। अब E1 जो है वो किससे कारण उत्पन्न हुआ है? देखो, ये वाले E1 की बात हो रही है। तो E1 किसके कारण उत्पन्न हुआ है? प्लस Q आवेश के कारण। और E1 की दिशा देखो, A से, देखो ये डायरेक्शन, ये एरो का चिन्ह ऐसे है, तो E1 की दिशा कहाँ है? A से P की ओर। वैसे ही E2 की दिशा किधर है? देखो उल्टा है, इसकी दिशा P से A की ओर या P से B की ओर है, इधर है इसकी दिशा। तो हम जब इसकी बात करेंगे E2 की, तो हम P से B की ओर लिखेंगे। तो E1 बराबर 1/4πε0 के इंटू Q अपॉन AP का स्क्वायर। ये कहाँ से आया आपको पता है ना? ये आया है कूलाम के नियम से। कूलाम के नियम में यहाँ F लिखा था, आप F की जगह E भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो E1 इक्वल 1/4 से AP मतलब कि दोनों के बीच की दूरी, जैसे वहाँ R लिखे थे तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? AP देखो, A से लेकर के कहाँ तक के भाई? A से लेकर के P तक के। कहाँ तक के? A से लेकर के P तक के। इसीलिए यहाँ पे AP का वर्ग आ गया। अब हम AP का मान कैसे निकालेंगे? भाई देखो, AP का मान हमको निकालना पड़ेगा, तो आप चित्र में ध्यान से देखिए AP को। ठीक है, AP A से लेकर के कहाँ तक के? P तक के। हमको क्या निकालना है? मान निकालना है। अब यहाँ पे अच्छे से देखिए, A से P तक हमको मान निकालना है, और हमको पूरा मान यहाँ से O से लेकर के P तक के पूरा मान दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? R। अब अगर हमको इतना मान निकालना है, तो इस पूरी रेखा में से ये वाली रेखा का अगर हम मान घटा देते हैं, मतलब ये पूरी रेखा मतलब OP है ना, OP में से अगर हम किसको घटा देते हैं? OA को। देखो ये OA है A, तो अगर हम OP में से किसको घटा देते हैं? OA को। कुल मिला के R में से, किस में से? R में से, ये छोटा r देखो, R में से अगर हम छोटे l को घटा देते हैं तो किसका मान निकल जाएगा? हमारे पास में मान निकल जाएगा AP का। किसका मान? AP। अच्छे से देखते हैं फिर से। ठीक है, देखो ये है AP, इसका मान हमको निकालना है। इसका मान नहीं दिया है, लेकिन यहाँ से लेकर यहाँ तक का मान है, और ये आधा मान भी है। तो ये पूरे मान में से ये इतने मान को घटा देंगे तो इतना मान निकल जाएगा। तो पूरे का मान क्या है? R, मतलब OP। देखो OP R है, और जो O से लेकर के A तक की दूरी है वो कितनी है? L है। तो R माइनस क्या हो जाएगा? L। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं हम, देखो AP बराबर OP माइनस OA मतलब R माइनस L। तो R माइनस L का होल स्क्वायर हमने यहाँ पे मान रख दिए हमने उसका। ठीक है, इसको देना है आपको समीकरण नंबर 1। अब हम देखते हैं बिंदु B पर माइनस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो E2 लिखेंगे यहाँ पे, सिंपल सी बात है, E2 लिखना पड़ेगा। E2 और E1, तो E2 बराबर 1/4πε0 के इंटू Q अपॉन, ये AP था, अब हम इसको BP लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे बिंदु B की बात हो रही है। ठीक है, तो बिंदु B पर जो है माइनस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर 1/4πε0 के इंटू Q अपॉन BP का स्क्वायर PB दिशा में। ठीक है, देखो यहाँ पे चित्र में देखते हैं हम, B से लेकर के कहाँ तक की बात हो रही है? P तक की बात हो रही है ना। B से लेकर के P मतलब माइनस Q आवेश के कारण इसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है।
तो बी से लेकर के पी तक के, लेकिन दिशा में अगर हमको लिखना है तो पी भी लिखना पड़ेगा। क्यों पी भी लिखना पड़ेगा? क्योंकि देखो इसका डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए पी भी दिशा में लिखे हमने। और जहाँ पे हमने एपी का वर्ग लिखे थे उसमें हमने क्या लिखे? बीपी का वर्ग। बीपी का वर्ग क्यों लिखे? क्योंकि बी से लेकर के कहाँ तक की बात कर रहा है? पी तक के, क्योंकि बी के कारण ही पी पर क्षेत्र निकालना है, इसलिए बीपी का वर्ग। अब बीपी के वर्ग का मान निकालना है तो कैसे निकालेंगे? बीपी की बात हो रही है तो देखो इतना मान दिया हुआ है ना बी से लेकर के ए तक के, और हमको ठीक है इतना मान चाहिए, तो इतना मान देखो, हाँ ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, जैसे कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का मान दिया है पूरा, कितना है? आर, और हमको यहाँ से लेकर के यहाँ तक का मान भी पता है, कितना है? एल, है ना। तो जब हम बीपी का मान निकालना है तो बीपी का मान निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं? ओपी में ओबी को जोड़ सकते हैं, ठीक है। ओपी में ओबी को क्या कर सकते हैं? जोड़ सकते हैं। देखो ये ओ से पी तक और ओ से बी तक, तो ओपी में एबी को हमने क्या करे? ओबी को हमने क्या किए? जोड़ दिए। तो बीपी मतलब पूरी रेखा के लिए इन दोनों मान को जोड़ेंगे, तो दोनों मान को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? ये एल प्लस आर या आर प्लस एल भी लिख सकते हैं, ठीक है। एल प्लस आर को हम क्या लिख सकते हैं? आर प्लस एल। तो इस तरह से बीपी का मान हमने निकाल लिए चित्र के अनुसार। तो बीपी का मान कितना निकल के आएगा? आर प्लस एल, ठीक है। तो बीपी बराबर हो जाएगा आर प्लस एल। तो आर प्लस एल यहाँ स्क्वायर है इसलिए यहाँ पे भी स्क्वायर आ गया। इसको देना है आपको समीकरण नंबर 2। आप समीकरण नंबर 1 और 2 को देखिए आप ध्यान से, ठीक है। चूँकि यहाँ पे चित्र में जो है दो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, एक प्लस के कारण एक माइनस के कारण। ये वाला जो है इसके ज़्यादा पास में है ना, और ये बिंदु इसके ज़्यादा दूर है बिंदु पी के। तो आप बताइए ज़रा इसमें से कौन सा बड़ा होगा और कौन सा छोटा होगा, ठीक है। जो पास में है वो कैसा होगा? बड़ा, और जो दूर है वो कैसा होगा? छोटा। तो पास में कौन है यहाँ पे? देखो ये दोनों जो है वो बहुत पास में है। कौन कौन? एक तो बिंदु ए और बिंदु ए पर उपस्थित कौन सा आवेश? प्लस क्यू आवेश, ये इसके बहुत पास में है, इसलिए इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा उसकी तीव्रता भी ज़्यादा होगी। तो अगर हमको परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए E1 में से किसको घटाना पड़ेगा? E2 को। क्यों? क्योंकि E1 का मान कैसा है? E2 से बड़ा है। इसीलिए बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये हो जाएगा E1 माइनस E2, ठीक है। E1 माइनस E2, E1 में से किससे घटाएंगे? E2 को। अब E1 का मान कितना था? 1/4πε0 के इंटू 1 Q अपॉन R प्लस माइनस एल का होल स्क्वायर था, ठीक है। देखो ऊपर हमने मान देखे थे, और जो E2 है उसका मान कितना है? उसका मान है 1/4πε0 के इंटू Q अपॉन R माइनस एल का स्क्वायर। देखो दोनों के मान देखो आप ध्यान से, ठीक है। ये देखो ये दोनों में कॉमन है और Q भी कॉमन है दोनों में। तो अब दोनों के मान को अगर हम यहाँ रखते हैं E1 माइनस E2 में, तो कॉमन क्या है यहाँ पे? दोनों में 1/4πε0 के क्या है? कॉमन है, और Q भी कॉमन है। तो देखो हमने अगली स्टेप में Q/4πε0 के को बाहर निकाल लिए। तो अंदर क्या बचा स्टूडेंट्स? यहाँ पे अंदर यहाँ Q की जगह क्या बचेगा? 1, और यहाँ पे भी 1, और नीचे वाला जैसा का वैसा, ये माइनस जैसा का वैसा। इसको हमने यहाँ से कॉमन ले लिए। अब हमको कॉमन लेने के बाद में ये देखना है कि हम यहाँ पे कौन सी प्रोसेस कर सकते हैं। तो देखो हम यहाँ पे एलसीएम ले सकते हैं। तो हमने क्या किए? R माइनस एल का होल स्क्वायर और R प्लस एल के होल स्क्वायर का एलसीएम लिए। तो दोनों माइनस प्लस में है इसलिए दोनों को लिखना पड़ेगा एलसीएम लेते समय। तो दोनों का एलसीएम वो दोनों का गुणनफल ही हो जाएगा। इस प्रकार हमने दोनों के एलसीएम लिए। अब एलसीएम लेने के बाद में यहाँ पे जैसे कि ध्यान देना है कि अभी ऊपर वाले स्टेप को मैं मिटा देती हूँ। यहाँ सोचो कि कुछ नहीं है, हमने क्या कर लिए? एलसीएम ले लिए। इन दोनों का गुणनफल ही दोनों का एलसीएम हो गया। अब हमने इसका भाग है, हर का भाग इस पूरे में देंगे।
तो ये इससे क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो बचेगा क्या यहाँ पे, ये वाला हिस्सा बचेगा। तो इसका गुणा किसके साथ में हो जाएगा, 1 के साथ में। तो भाई स्पष्ट सी बात है, 1 के साथ में होगा तो वो जितने का उतना होगा। तो हम क्या करेंगे, फिर उसको यहाँ पे लिख देंगे ऊपर। उसी प्रकार जब इसका भाग ये पूरे में देंगे तो ये प्लस वाले से प्लस वाला कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस वाला। तो ये माइनस वाला ही गुणा ये 1 के साथ होगा, तो ये 1 के साथ होने पर वो जितने का उतना ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा r माइनस एल। तो r माइनस एल का गुणा इसमें हो जाएगा और r प्लस एल का गुणा इसमें हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमने लघुत्तम लेने के बाद में स्टेप पूरी की। अब देखो ऊपर में हमको फॉर्मूला लगाना है। क्या लगाना है, फॉर्मूला। फॉर्मूला आपने पढ़े ही होंगे। ठीक है, एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर का, और एक फॉर्मूला होता है a माइनस बी के होल स्क्वायर का। तो इन दोनों फार्मूले जब तोड़ेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ठीक है, और माइनस के लिए क्या आ जाता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab हो जाता है। माइनस के लिए जब फॉर्मूले हम देखेंगे तो बीजगणित में, तो यहाँ पे देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर में हमने इसको तोड़े, तो कैसे तोड़े, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab मतलब r का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर प्लस 2rl, बीच में माइनस है तो यहाँ पे माइनस है। फिर इसको भी हमने तोड़ लिए, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab मतलब r का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर प्लस माइनस 2rl। ठीक है, इस तरह से हमने तोड़ लिए। अब हम बीच में माइनस चिन्ह है तो ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो ये तो पूरा ब्रैकेट ओपन जैसा का वैसा हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, ये माइनस है तो r के सामने भी माइनस लग जाएगा, फिर ये माइनस अंदर जाएगा तो l के सामने भी माइनस लग जाएगा, फिर माइनस अंदर जाएगा तो फिर माइनस का क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ब्रैकेट ओपन होने के बाद में अंदर के चिन्ह प्लस वाले माइनस और माइनस वाले प्लस हो जाएंगे। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या कटने वाले हैं। तो ध्यान दीजिए, आर स्क्वायर से माइनस आर स्क्वायर कटेगा और एल स्क्वायर से एल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि दोनों के चिन्ह विपरीत है ना, एक का माइनस और एक का प्लस, लेकिन ये दोनों आपस में नहीं कटेंगे। 2 और 2 जुड़कर कितना हो जाएगा, 4rl। तो इस तरह से ये दोनों जो है वो जुड़कर क्या बन जाएंगे, 4rl। ठीक है, जो कट रहा था उसको काट दिए और नीचे वाले को आपको जैसे के वैसे रखना है। ठीक है, अब अगले स्टेप में हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जो 4rl है उसको तोड़ के हम लिख देते हैं। 4 को हम 2 गुणा 2 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, देखो 2 दूनी 4। अब ऐसा क्यों किए हमने, क्योंकि देखो ये जो बाहर जो q है ना, ये वाला, और यहाँ का एक 2 और यहाँ का एक l, ये जो है ये मिलकर होता है 2ql, और 2ql के बराबर क्या होता है, p मतलब वैद्युत विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत विध्रुव आघूर्ण मतलब कि वैद्युत क्षेत्र की शक्ति है ना, वैद्युत विध्रुव की शक्ति को वैद्युत विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। जो p बराबर क्या आया था, कल ही देखे थे हमने 2ql। तो हमने क्या किया, ये वाले q को और यहाँ के एक 2 को और यहाँ के एक l को साथ में लिख दिए। ठीक है, आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब ये बाकी बचा कौन, 2r बचा, तो ये 2r जो है ये यहाँ आ गए, इधर भी लिख सकते थे लास्ट में। तो 2ql के बराबर हमने क्या रख दिए स्टूडेंट्स, p रख दिया यहाँ पे। तो कुल मिला के इसके बराबर जब हमने p रखे तो ये हो गया पूरा मिला के 2pr। क्या हो गया पूरा मिला के 2pr, और नीचे में r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर है। तो इस तरह से अब यहाँ से q को हमने अंदर ले जा ली थी तो यहाँ पे 1 बचेगा, तो ये है 2pr r स्क्वायर माइनस एल। अच्छा हाँ, एक बात ये कि नीचे वाला पॉइंट हमने समझे नहीं है ना, नीचे में कहाँ से ये आया, ये तो ऐसे था, फिर ये मतलब साथ में कैसे लिख दिए हमने इसको। तो देखिए ये कैसे आया इसको हम समझते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है एक कोष्टक में a प्लस बी और दूसरे में a माइनस बी। यह फॉर्मूला हमने पढ़ा है। अब सपोज मान लो इनके ऊपर जो है ना वो 2 की घात नहीं है, सपोज अभी मान लेते हैं, हम इसको कट कर देते हैं। तो यहाँ एक कोष्टक में r माइनस एल और एक में r प्लस एल, मतलब एक में a प्लस बी और एक में a माइनस बी के रूप में बचा है।
तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं भाई, देखो इसको हम लिख सकते हैं आर माइनस एल अकेला और आर प्लस एल भी अकेला है। अभी हमने इसको दो को काट के मान लिए, तो भाई इसको हम क्या लिख सकते हैं, आर माइनस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, क्यों, क्योंकि फॉर्मूले के अनुसार है ना, ए का स्क्वायर माइनस बी के फॉर्मूले के अनुसार, इसमें इस फॉर्मूले के अनुसार हमने इसको लिख लिए। ए माइनस बी और ए प्लस बी का मतलब क्या हो जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आर माइनस एल और आर प्लस एल का मतलब आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, तो कुल मिला के आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर तो हो ही गया था, लेकिन हमने ये दो को काट के रखे थे, तो अब हम इसके ऊपर दो लगाएंगे। तो फाइनली ये वाला जो स्टेप है वो कहाँ से बन के आया है, देखो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो इस तरह से आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर आया। चूँकि यहाँ पे हमको देखना है कि एल जो है वो लेस देन आर है। लेस देन आर मतलब कि जो एल का मान है वो बहुत ही कम है आर की अपेक्षा। ठीक है, कौन से वाले एल के मान की बात कर रहा है, वो जो चित्र में हमने देखे थे। देखो ये जो एल का मान है ना वो आर की अपेक्षा कैसा है, कम है। ध्यान दीजिए, आर की अपेक्षा एल का मान कम ही आ रहा है। ठीक है, तो एल लेस देन आर का कहने का मतलब हुआ कि एल बहुत ही छोटा है आर की अपेक्षा, मतलब एल को हमको शून्य मान के चलना है। किसको, एल को। तो एल को शून्य मानेंगे तो एल को लिखना ही नहीं है, तो किसको लिखेंगे, सिर्फ और सिर्फ आर स्क्वायर को। ठीक है, मतलब ये तो ऊपर में 2pr तो था ही था, नीचे में आर स्क्वायर, यहाँ पे एल की जगह शून्य मान लिए ऐसा। तो इस शून्य को नहीं भी लिखे तो चलता है। तो कुल मिला के हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे आर स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, तो अब अगली स्टेप में क्या हो जाएगा, देखो 2pr तो जैसा का वैसा रहेगा, ये 2 और 2 का गुणा होकर क्या हो जाएगा 4, तो 2pr अपॉन आर की पावर 4 हो जाएगा। तो यहाँ के एक आर से यहाँ का एक आर कैंसिल हो जाएगा। तो कैंसिल होने के बाद में यहाँ तो 2p बचा रहेगा, ऊपर देखो 2p, और नीचे में क्या बचा रहेगा, आर स्क्वायर की जगह यहाँ पे क्या रहेगा, सॉरी आर की पावर 4 की जगह यहाँ पे आर क्यूब रहेगा। क्यों, क्योंकि 4 थे ना, तो 4 में से एक को हमने काट दिए। ठीक है, 4 में से हमने एक को क्या किए, काट दिए, तो 3 तो बचे रहेंगे इसके पास में, और ऊपर का 2p। तो कुल मिला के लास्ट में क्या बचेगा, 2p अपॉन आर क्यूब। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखें, जब हमने एल को शून्य माने तो जो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ई बराबर, वो लास्ट में निकल के आया 1/4πε0 के इंटू 2p अपॉन आर क्यूब। अब हम यहाँ पे न्यूटन प्रति कूलम क्यों लिखे हमने, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाले हैं, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, ई इक्वल क्या होता था भाई, उसका मात्रक क्या था, एफ अपॉन क्यू, मतलब कि न्यूटन प्रति कूलम। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिए, न्यूटन प्रति कूलम। तो ये है वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। ठीक है, लास्ट में नोट पॉइंट है कि अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की दिशा अक्ष के अनुदिश ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है। देख लेते हैं इसको, किसकी दिशा की बात कर रहा है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा कहाँ से कहाँ तक होती है, बोल रहा है ऋणावेश से धनावेश की ओर। देखो ये जो है ना -q से इस तरफ चल रही है, मतलब कि ध्यान रखना है कि अक्ष पर अगर हम देखेंगे तो जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा है तीव्रता की, वो ऋणावेश से किस ओर होती है, धनावेश की ओर होती है। तो इस तरह से जो है हमने आज देखा कि अक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, अंतिम में जो निष्कर्ष निकल के आया वो ये आया कि E इक्वल 1/4πε0 के इंटू 2p अपॉन आर क्यूब न्यूटन प्रति कूलम। तो सबसे पहले तो आप इसको रिवाइज कर लीजिए कि अक्षीय स्थिति में एक चित्र बनाना है आपको। ठीक है, ये वाला चित्र, और चित्र में आपको क्या करना है, यहाँ पे a लेना है, यहाँ पे b, फिर इसके ऊपर +q, फिर इसके ऊपर -q,
फिर इसका मध्य बिंदु ओ लेना है। ओ से कितनी दूरी पर, आर दूरी पर हमको क्या लेना है, एक बिंदु पी लेना है। ठीक है, आर दूरी पर एक बिंदु पी लेना है और इसी बिंदु पर हमको, ठीक है, इसको E1 मान लेते हैं, इसको E2 मान लेते हैं और इसी बिंदु P पर हमको क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, ये आर दूरी मतलब यहाँ से ओ से कहाँ तक के, P तक की दूरी आर, और इनके बीच की दूरी तो पता ही है आपको 2L होता है। तो ये जब आधे आधे भाग में बटेंगे तो यहाँ का L और यहाँ का L हो जाएगा। तो इस तरह से आपको चित्र का वर्णन करना है स्टूडेंट्स, नोट्स में लिखा हुआ है सब चीज़। उसके बाद में आपको ये थ्योरी, तो थ्योरी में हमने देखे कि बिंदु ए पर प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हमने कैसे निकाले। ठीक है, और बिंदु बी पर माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकाले। एपी और ये क्या है, बीपी, ये एपी दिशा में है, ये पीबी दिशा में है। मैंने दिशा के बारे में बता दी, क्यों दिशा यहाँ पे चेंज हो गया। ठीक है, E1 E2 की दिशा को देखते हुए। तो इन दोनों समीकरणों में जो बड़ा है, तो बड़ा कौन था, E1, तो E1 में से हमने किसको घटा दिए, E2 को। सिंपल सी बात है, E2 को घटा देंगे तो भाई जो कॉमन था ना उसको हमने कॉमन ले लिए। तो यहाँ पे जो कॉमन था वो कौन था, 1/4 के भी था कॉमन, और कौन था, क्यू भी कॉमन था, तो क्यू को भी बाहर ले लिए नेक्स्ट स्टेप में। तो इस तरह से जो कॉमन था उसको बाहर ले लिए। फिर अंदर वाले का हमने एलसीएम लिए। तो एलसीएम लेने के बाद में जो स्टेप आए उसमें हमने सूत्र लगाए। सूत्र लगाने के बाद में हमने यहाँ पे क्या किए, ब्रैकेट ओपन किए, है ना। इसमें ब्रैकेट ओपन किए तो चिन्हों में यहाँ पे परिवर्तन हुआ, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। फिर जो कट रहा था उसको हमने यहाँ पे काट दिए, जो जुड़ रहा था उसको हमने जोड़ दिए। जोड़ने के बाद में कुछ ऐसी कंडीशन आई यहाँ पे कि यहाँ से एक सूत्र निकल रहा था और वो सूत्र कौन सा था, 2QL। तो 2QL हमने यहाँ से सूत्र को निकाल के उसके बराबर P रख दिए। और अंतिम में हमको पता है कि L का मान बहुत ही छोटा होता है, किसके अपेक्षा, R की अपेक्षा। तो L को हमने 0 मान लिए, मतलब उसको कट वहाँ से निकाल दिए। तो हमारे पास में लास्ट में क्या बचा, 2PR/R² का होल स्क्वायर, मतलब कि आर के ऊपर कितने की घात, 4 की घात। तो एक घात से एक घात को कैंसिल कर दिए, तो यहाँ पे 4 की जगह 1 कट गया, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या बचेगा, 3। तो इस तरह से अंतिम में ई का मान निकल के आया, ई बराबर 1/4 के इंटू 2p/r³। तो ये आपको नोट्स में तैयार करना है स्टूडेंट्स। ये आपका अक्षीय स्थिति का व्यंजक है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप इसमें मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं कि मैम हमको यहाँ पे डाउट है। और हमने देखे कि अक्षीय स्थिति में जो क्षेत्र की दिशा है वो अक्ष के अनुदिश ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है। तो ये रहा स्टूडेंट्स अक्षीय स्थिति का व्यंजक। इसी तरह से हम कल देखेंगे निरक्षीय स्थिति का व्यंजक। अक्षीय स्थिति का व्यंजक 2020 में पूछा जा चुका है, तो 2021 में निरक्षीय स्थिति का व्यंजक आने की बहुत संभावना है। तो कल हम देखते हैं निरक्षीय स्थिति में कैसे व्यंजक निकालते हैं। मीन्स ये जो मानक स्थिति का जो सेकंड पॉइंट है निरक्षीय स्थिति, और जो डायग्राम दिख रहा है आपको, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि कैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे हम इस बिंदु पर। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बाय बाय।